भारत वर्ष में जो भी EPS 95 के पेंशनर्स है उसे कविश डांगे की तरफ से सुप्रभात। आज जो वीडियो जारी कर रहा हूँ उसका मकसद यही है कि सभी को आज के परिस्थिति के बारे में, यानी कि EPS 95 का जो भी प्रोग्रेस है उसके बारे में आप सबको मालूमात होना चाहिए। इसलिए मैं अपने व्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ। आज करीबन 10 साल हो गए जब प्रकाश जावड़ेकर ने डिमांड पुटअप की थी कि मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये होना चाहिए, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 8.33% होना चाहिए और जो भी पेंशन है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई भत्ते से लिंकअप होना चाहिए और गवर्नमेंट ने इस पेंशन स्कीम EPS 95 को बजटरी सपोर्ट देना चाहिए। यानी अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो उसके लिए बजट की प्रोविज़न करना चाहिए। जब 14/5/2012 को प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात कही तो राज्यसभा में उसके ऊपर बहस हुई और कोश्यारी कमेटी गठित हुई और कोश्यारी कमेटी को रिकमेंडेशन देना चाहिए था। कोश्यारी कमेटी ने 3 सितंबर 2013 को गवर्नमेंट को अपने रिकमेंडेशन दिया और जो भी प्रकाश जावड़ेकर साहब ने बात बताई थी, जो भी डिमांड्स रखी थी, वो पूरे के पूरे रिकमेंडेशन कोश्यारी कमेटी ने 3 सितंबर 2013 को राज्यसभा में पुटअप किए थे। 147th रिपोर्ट ऑफ द राज्यसभा कमेटी। लेकिन 3 सितंबर 2023 को उसको 10 साल हो जाएंगे, लेकिन उसमें से एक भी डिमांड पूरी नहीं हुई। यानी आज तक मिनिमम पेंशन में सिर्फ जो बढ़ोतरी हुई है वो 1,000 रुपये है, उसके बाद में कुछ बढ़ोतरी हुई नहीं। ये अपनी पेंशन महंगाई भत्ते से लिंकअप हुई नहीं, उसमें बजटरी सपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और मिनिमम पेंशन भी 3,000 रुपये नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी वो एक भी अभी तक मंजूर नहीं हुई। हालांकि अगर हम EPS 95 पेंशन फंड की आर्थिक स्थिति का जायज़ा लेते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो कॉर्पस है, जो पेंशन फंड में जो अमाउंट जमा है वो 2015-16 के मुकाबले में 2022-23 को 181% से, यानी करीबन 2.5 टाइम्स के ऊपर वहाँ पर जमा है और उसका जो पेंशन है
वो पेंशन अपना उसका जो इंटरेस्ट आता है हर साल, वो इंटरेस्ट का अमाउंट अगर हम देखते हैं तो हमें पता लग चलता है कि सिर्फ इंटरेस्ट का 30% जो है अमाउंट वो पेंशनरों के लिए खर्चा किया जाता है। यानी कि इंटरेस्ट अमाउंट है वो 70% इंटरेस्ट अमाउंट पेंशन फंड के साथ में बैलेंस रहता है हर साल। अगर इसका जायज़ा लिए तो हम बोल सकते हैं कि पेंशन फंड में जो बढ़ोतरी हो रही है वो 2.5 टाइम्स के ऊपर गया है, तो आप उसको 100% रखकर और इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट अमाउंट पूरा खर्चा करके, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट हर साल आता है वो पूरा इंटरेस्ट अमाउंट अगर पेंशनरों के लिए खर्चा किया तो किमान पेंशन जो है, मिनिमम पेंशन जो है, उसमें बहुत सारी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन ये जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होने से वजह से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम व रोजगार मंत्रालय इस विषय में इतना ध्यान नहीं देती और इसलिए पूरे 10 सालों में इस EPS 95 में जो भी सुधारना होनी चाहिए थी वो सुधारना हुई नहीं। उसमें सिर्फ रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन ये बात हुई है, 15 साल के बाद में जो रिस्टोरेशन होता है वो, बस इतना ही है, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। और जब सब लोग कोर्ट में गए, यानी 4 अक्टूबर 2016 को जो सुप्रीम कोर्ट में RC गुप्ता के विषय में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और जो EPS 95 में कलम 11(3) है ऑप्शन फॉर हायर पेंशन के लिए, वो कभी भी दे सकते हैं, ऐसा RC गुप्ता का निर्णय था। उसमें कट ऑफ लिमिट जो है उसकी कोई उसमें वैल्यू नहीं है और उसको मर्यादित नहीं कर सकते, ऐसा एक RC गुप्ता का निर्णय था। उसके बाद में 2017 में चर्चा हुई लोकसभा में और चर्चा होने के बाद में पर्टिकुलरली वो मुद्दा रखा था वो NK प्रेमचंद्रन जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है केरला के, उन्होंने ये सब बातें रखी थी और ये सब बात होने के बाद में उसमें एक कमेटी गठित की गई, उसका नाम था हाई एम्पावर्ड ग्रुप। तो हाई एम्पावर्ड ग्रुप कमेटी को जो पावर दिए थे तो पूरा का पूरा EPS 95 का स्टडी करना था, उसका मूल्यांकन करके उसके बारे में रिकमेंडेशन देना था। ये सामरिया करके जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थे तब, उनके अध्यक्षता में समिति गठित की। उन्होंने 2019 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में उसमें जो रिकमेंडेशन दिए है, सिफारिश दी है, उसमें सिर्फ 2000 रुपये मिनिमम पेंशन देना चाहिए, ऐसी वो सिफारिश है। लेकिन वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं माना, 2000 भी मिनिमम पेंशन नहीं किया। और ये बात तय है कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट चाहता नहीं, तब तक मिनिमम पेंशन में
बढ़ोतरी नहीं होती है। तो अभी 10 साल तो गुजर गए, अभी आखिर एक सेशन पार्लियामेंट का बचा है। अगर उस सेशन में मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे तो हो सकता है, अदरवाइज उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा मेरा आकलन है, मेरा व्यूज़ है। इसलिए जिनके हाथ में मिनिमम पेंशन बढ़ाने के पावर्स है, जिनके हाथ में अपना दौर है, उसको कन्विंस करके अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को साथ में लेकर वो बात, जब अभी एक सेशन बचा है पार्लियामेंट का, उसके बाद में इलेक्शन डिक्लेयर होगा, उसमें अगर मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब इन दोनों कमेटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने अभी तक मिनिमम पेंशन के बारे में कोई भी राय उनके मीटिंग में नहीं दी। हालांकि मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी करने का जो एजेंडा है, वो एजेंडा में पेंशन इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के सामने नहीं पुटअप हुआ या सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टीज के सामने नहीं पुटअप हुआ। अभी जो मिनिमम पेंशन पहले मिलता था 1170 रुपया, अभी उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि हर बार पेंशनर्स ज़्यादा रिटायर्ड होते हैं और उनका जो पेंशनेबल सैलरी है वो नियर अबाउट 15,000 होने से उसमें इंडिविजुअल एवरेज पेंशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी होकर वो 1400 रुपये पर मंथ के ऊपर अभी गया है। दो बातें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जो था 4/11/2022 का, तो 4/11/2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ने दो भागों में उसका बंटवारा किया है। पहला पोर्शन ऐसा कि जो 1/9/14 के बाद में रिटायर्ड हुए हैं उनको हायर पेंशन मिलेगा, लेकिन 1/9/14 के पहले जो रिटायर्ड हुए उनको जो ऑपरेटिव ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का 44/5, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 1/9/14 के पहले जो रिटायर्ड हुए हैं उनको हायर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। और उसके वजह से 1/9/14 के पहले जो नियर अबाउट 32 लाख पेंशनर्स रिटायर्ड हुए उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर पार्लियामेंट चाहता था कि इनको देना चाहिए, सभी को देना चाहिए हायर पेंशन का लाभ, उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 4/11/22 का उसको नलीफाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नलीफाई नहीं किया। अभी कुछ लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली थी, वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि देयर इज़ नो एरर अपरेंट इन द जजमेंट एंड देयरफॉर ऑल द रिव्यू पिटिशंस आर डिसमिस्ड। सो अभी 1/9/14 के पहले जो पेंशनर्स है वो उनको किसी को भी पेंशन नहीं मिलेगी। सिर्फ अगर वो 44/6 में आते हैं तो ही उनको पेंशन मिलेगी, यानी कि
जिन्होंने ऑप्शन दिया था लेकिन वो रिजेक्ट हुआ, उनको सिर्फ मिलेगी, बाकी सभी लोगों को पेंशन नहीं मिलेगी। तो ये 4/11/22 के जजमेंट की वजह से 2 भागों में बंटवारा हुआ। एक पोर्शन जो है 35 लाख का, वो 32 लाख के ऊपर, वैसा तो संख्या उसकी 46 लाख है, लेकिन मेंबर पेंशन जो है, बाकी विडो पेंशन, ऑर्फन पेंशन बाकी है, लेकिन जो मेंबर पेंशन है वो 32 लाख के ऊपर है और सभी लोगों को अभी हायर पेंशन नहीं मिल सकेगी। अभी 1/14 के बाद में वालों को हायर पेंशन की प्रोसेस शुरू हुई है, कुछ लोगों को लेटर भी आ रहे हैं और जो भी पेंशन तय होगी उस हिसाब से मिलेगी। कुछ पैसा भरना पड़ेगा क्योंकि अभी उनके जो लेटर्स आ रहे हैं उसमें आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा, लेकिन ईपीएफओ ने ऐसा कुछ भी उसके साथ में दिया नहीं कि हम कितना पेंशन आपको दे रहे हैं और कितना हमको पैसा आपको देना है। उसका समायोजन नहीं करने से जो 1/14 के बाद में पेंशनर्स है उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि रिटायरमेंट के बाद में जो भी कुछ पेंशन मिलेगी तो कितना एरियर्स मिलेगा और उसका बुक एडजस्टमेंट होगा क्या। तो ये सब सारी बातें पेंशनरों के साथ में है, लेकिन ये अभी डिसाइड हो गया, तय हो गया कि 1/9/14 के पहले वाले लोगों को, यानी 1/9/14 के पहले जो रिटायर्ड हुए उन पेंशनरों को पेंशन नहीं मिलेगा। उनको अभी जो पेंशन मिल रही है ऑन एन एवरेज 1400 को ऊपर, वो ही उसके ऊपर ही समाधान देना पड़ेगा। अभी एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम 95 अभी रिव्यू होने जा रही है, क्योंकि एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 ये एबॉलिश हो गया है, उसके जगह सोशल सिक्योरिटी 2020 ये स्थापित हो गया है। और सोशल सिक्योरिटी 2020 स्थापित होने की वजह से और एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत एम्प्लॉइज़ पेंशन स्कीम 1995 की स्कीम अप्लीकेबल हुई थी और वो कायदा रद्द होने से अभी ईपीएस 95 का भी कायदा रद्द हुआ है और इसलिए ईपीएस 95 के जगह ईपीएस 23 आने वाली है और उसके लिए कमिटी गठित हुई है और ईपीएस 23 की जो कमिटी गठित हुई है उनका रिपोर्ट आने के बाद में ईपीएस 95 को रिप्लेस किया जाएगा ईपीएस 23 में, और उसमें क्या बातें आती है या कौन से रिकमेंडेशन वो करते हैं उसके ऊपर ईपीएस 95 का भवितव्य डिपेंड है। इसलिए मिनिमम पेंशन जो है अभी उसमें बढ़ोतरी होने के चांसेस बहुत कम है। अगर पार्लियामेंट चाहती है तो वो बढ़ोतरी कर सकती है, लेकिन अभी एक ही सेशन बचा है और उस सेशन में मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी करते क्या उसको हमें देखना है। इसलिए जो भी भारत भर के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो अगर कन्विंस हुए और श्रम और रोज़गार मंत्रालय कन्विंस हुआ तो ही हमें मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। फिर हमें लोकसभा इलेक्शन होने के बाद ये मैटर और टेकअप करना पड़ेगा, तब तक तो चांसेस इसके कम है। देखते हैं अपने स्टार है, पेंशनर के जो स्टार है, जो मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी होने के और 1/9/14 के पहले जो रिटायर्ड हुए 32 लाख पेंशनर्स के ऊपर,
यानी 32 लाख के ऊपर जो पेंशनर्स है उनको जो पेंशन, हायर पेंशन नहीं मिल रही, ये दोनों बातें जो है ये 2023 में हमारे अगेंस्ट में गए हैं और उसको पॉजिटिव करना हमारा काम है, लेकिन वो हो सकता है कि नहीं, उसके ऊपर गौर करना चाहिए। और ये भी गौर करना चाहिए कि अपना प्रकाश जावड़ेकर ने रिकमेंड करने के बाद में और कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंड करने के बाद में इसमें मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है? 2000 नहीं, 3000 नहीं, 4000 नहीं, 5000 नहीं, कुछ नहीं, यानी बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनरों के बारे में बहुत पेंशनरों के बारे में कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड उनका नहीं है, इसलिए ये मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अभी देखते हैं ईपीएस 23 में कुछ चेंजेस होते हैं क्या और उसका लाभ हमें मिल सकता है क्या? तो हमें वेट एंड वॉच की भूमिका में ही रहना पड़ेगा और जो भी दिया है और जो भी अभी मिल रहा है वही लेना पड़ेगा। 1/9/14 के पहले वालों को तो कुछ मिलेगा नहीं। 1/9/14 के बाद में जो सेवानिवृत्त है उनको हायर पेंशन मिलेगा और वो हायर पेंशन एंजॉय कर सकते हैं। 1/9/14 वालों के पहले वालों को ये एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा और मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी होने का भी एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। तो ऐसी बात है। आखिर में एक भजन आपको सुनाता हूँ कि तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, देखे और दिखाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो आपका मन क्या बोलता है इस पेंशन्स के बारे में? अगर हमें पता चले तो बड़ा अच्छा होगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9823759607 और एक बार रिपीट करता हूँ 9823759607 और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, कविश डांगे। तो जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन सुप्रभात, धन्यवाद।